स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। यह महज संयोग नहीं है कि जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान ने अपने झंडे गाड़े, पाकिस्तान में भी उपद्रव सिर उठाने लगा। तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान से जुड़े एक व्यक्ति ने लाहौर जेल के बाहर लगी महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को ध्वस्त कर दिया। हालांकि दूसरा एक व्यक्ति उसे रोकने की कोशिश करता रहा, मगर वह नहीं रुका। यह प्रतिमा 2 साल पहले ही रणजीत सिंह की 180वीं पुण्यतिथि पर लगाई गई थी। तब भी इसका विरोध किया गया था। उसके बाद इससे पहले 2 बार उसे तोड़ने की कोशिशें हो चुकी थी। पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और पाकिस्तान प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले भी पाकिस्तान में कुछ मंदिरों, गुरुद्वारों पर हमले किए जा चुके हैं। कुछ समय पहले ही कुछ उपद्रवियों ने एक मंदिर पर हमला करके उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। उस घटना पर पाकिस्तान सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया और उदारता दिखाते हुए मंदिर की मरम्मत के आदेश दे दिए थे। इससे यह तो लगता है कि पाकिस्तान सरकार वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है। वह उनकी आस्था पर किसी तरह की चोट बर्दाश्त नहीं करना चाहती। मगर समस्या यह है कि पाकिस्तान में जिस तरह भारत विरोधी मानसिकता घर करती गई है और कट्टरपंथी ताकतें लोगों में भारत के विरुद्ध विचार भरने में सफल होती गई है, उसे रोकने में पाकिस्तान सरकार कहां तक सफल हो पाएगी। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ने के पीछे वही मानसिकता काम कर रही थी। दूसरे धर्मों के प्रतीकों, उनकी आस्था और विश्वास से जुड़े चिन्हों, उनके इतिहास के तथ्यों को मिटाने वाले कोई सभ्य लोग नहीं होते। बामियान में युद्ध की मूर्ति तोड़ने के पीछे तालिबान की मानसिकता भी यही थी कि वे अपने अलावा किसी और धर्म के प्रतीक, मूर्ति या निशान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तालिबान के फिर सत्ता में लौट आने पर अगर पाकिस्तान में कुछ लोग प्रश्न दिखाई दे रहे हैं तो उसका स्पष्ट मतलब है कि वे खुद को अब ताकतवर समझने लगे हैं। उग्रवाद ही जिनका धर्म है, वे भला दूसरों की आस्था और विश्वास की क्या परवाह करेंगे। जिस व्यक्ति ने रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़ी, उसकी प्रेरणा निसंदेह तालिबान ही है। ऐसे लोगों को इतिहास से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि महाराजा रणजीत सिंह केवल भारतीय शासक नहीं थे, पाकिस्तान से भी उनका गहरा संबंध था। पाकिस्तान सरकार की कमजोरी या फिर लाचारी यह है कि वह कट्टरपंथी ताकतों पर अंकुश नहीं लगा पाती। ये ताकतें हमेशा उस पर हावी रही है, दबाव डालकर फैसले कराती या बदलवाती रही है। मंदिर, गुरुद्वारा या किसी मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने पर वहां की पुलिस बेशक सक्रिय होकर उपद्रवियों को गिरफ्तार करती देखी जाती है, मगर वह उन्हें कोई कड़ा सबक नहीं सिखा पाती। यही कट्टरपंथी ताकतें
अपने यहाँ उग्रवादियों को प्रशिक्षित करती और भारतीय सीमा में प्रवेश दिलाकर अस्थिरता पैदा करने के प्रयास करती देखी जाती है। उनकी ये हरकतें पाकिस्तान सरकार को भी मुफीद बैठती है। इस तरह उसे लगता है कि वह भारत से बदला ले रहा है। पाकिस्तान सरकार इस तरह की दोहरी नीतियों से उपद्रवियों पर काबू नहीं पा सकती। भारत और दुनिया को दिखाने के लिए भले वह उदारवादी चेहरा दिखाए, पर हकीकत यही है कि वहां के कट्टरपंथी उसके काबू में नहीं हैं। तालिबान के आने के बाद वे और बेकाबू हो सकते हैं। रसोई गैस सिलेंडर महंगा कर सरकार ने आम आदमी पर बोझ और बढ़ा दिया है। लोग महंगाई से पहले ही बेहाल है। आमजन के लिए जब 2 वक्त की रोटी जुटा पाना भी मुश्किल हो रहा हो, उस सूरत में भी रसोई गैस हर महीने महंगी होती जाएगी तो भूखों मरने की नौबत आने में देर नहीं लगने वाली। इस साल यह 8वां मौका है जब रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। हर महीने रसोई गैस महंगी हो रही है। फरवरी में 2 बार दाम बढ़े थे, एक बार 15 फरवरी को और फिर 25 फरवरी को। अब बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 25 रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। व्यावसायिक इस्तेमाल वाला सिलेंडर भी महंगा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के दाम पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। दरअसल ईंधन की महंगाई जीवन जीने की लागत को जिस तेजी से बढ़ाती जाती है, उसका असर सामने आने में देर नहीं लगती। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी का गुजारा चलेगा कैसे। गौरतलब है कि रसोई गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल करने वालों की तादाद करोड़ों में है। जिन शहरों में पाइप के जरिए रसोई गैस आपूर्ति की सुविधा है, वहां भी लाखों लोग गैस सिलेंडरों पर ही निर्भर हैं। कस्बों और गांवों में भी रसोई गैस सिलेंडर इस्तेमाल होते ही हैं। जाहिर है आबादी का बड़ा हिस्सा सिलेंडर वाले ईंधन पर ही निर्भर है। यह तबका मध्यम और निम्न वर्ग का है। ऐसे में जब भी सिलेंडर महंगा होता है तो सबसे ज्यादा मार भी इसी तबके पर पड़ती है। पिछले कुछ समय में तो खाने पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामान जिस तेजी से महंगे हुए हैं, वह चिंताजनक है। खाने के तेल हो या दालें, फल, सब्जियां या फिर दूध, सबके दाम आसमान छू गए। उपभोक्ता कंपनियां कच्चा माल महंगा होने से लेकर उत्पादन लागत बढ़ने और ढुलाई बढ़ने जैसे तर्क देकर अपना बचाव कर रही है। पिछले 1 साल में ही कई जरूरी चीजों के दाम 1.5 से 2 गुने तक बढ़ा दिए गए। यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 1.25 साल में करोड़ों लोगों को आजीविका से हाथ धोना पड़ा है। इनमें नियमित रूप से वेतन पाने वालों से लेकर दिहाड़ी मजदूर तक हैं। इस साल जुलाई में ही 34 लाख वेतनिक लोगों का रोजगार जाने की खबर कम हैरान करने वाली नहीं है। ऐसे में अगर आम आदमी की जरूरतों से सीधा सरोकार रखने वाले पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस जैसे ईंधन महंगे किए जाते रहेंगे तो सरकार का इससे ज्यादा जन विरोधी रुख और क्या होगा।
सरकार इस बात को बखूबी समझती है कि ईंधन, दूध और खाने पीने का सामान कितना भी महंगा क्यों न कर दिया जाए, लोगों की मजबूरी है इन्हें खरीदना। इसलिए इस रास्ते ही लोगों की जेब से पैसा निकाला जाए। हाल में वित्त मंत्री ने साफ कह दिया है कि पेट्रोल और डीजल पर शुल्क में कोई कटौती नहीं होगी। जाहिर है पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होने वाले, महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक पहले ही अपनी आशंकाएं जता चुका है। क्या यह हैरानी की बात नहीं कि जो भाजपा 2014 से पहले महंगाई और ईंधन के दाम बढ़ने पर सरकार को कोसती और विरोध प्रदर्शन व आंदोलन करती दिखती थी, आज उसी ने अपनी सरकार के राज में महंगाई पर चुप्पी साध ली है। बढ़ती महंगाई सरकार की नीतिगत खामियों और आमजन के प्रति सरकार की संवेदनहीनता को बताने के लिए काफी है। यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपने किया सीरीज स्टेनोग्राफी के माध्यम से। करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट डिक्टेशन के साथ में। ऐसे ही डिक्टेशन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।